नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिमांशु जोशी जी की कहानी गंधर्व गाथा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियां आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए गंधर्व गाथा। जिस तरह तुम पहले रहते थे उसी तरह रहो। मैं तुम पर कुछ भार नहीं डालूंगी। मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर नहीं होगी। कहती कहती मरियन चुप हो जाती है, पर नायर का रंग कोरे कागज की तरह सफेद है। वह कुछ भी कहने या ना कहने की स्थिति में नहीं। जिस लड़की को वह इतनी दूर से जानता है उससे इस तरह के प्रश्न की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैरिज का सवाल इतना आसान तो नहीं। वह अटक सा जाता है। मैं कब कहती हूँ आसान है? उतावलेपन से मरियन कहती है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि तुम मुझसे शादी करो। केवल शादी के फॉर्म पर दस्तखत कर दो। कानून की बात पूरी हो जाएगी बस। वीजा कब खत्म हो रहा है तुम्हारा? नायर कुछ रुककर पूछता है। 7th लास्ट डेट है। लगभग 3-4 महीने पूर्व उसे अपने भोजनालय साउथ इंडिया में भोजन के समय कुमारन के साथ वह दिखलाई दी थी। तब वह नारंगी किनारी की काली साड़ी पहने थी। माथे पर जौ के दाने के बराबर काजल का कलात्मक टीका था। बात बात पर वह बिना बात हंस रही थी। औरों की तरह नायर को भी वह हंसी अच्छी लगी थी। किसी ने बाद में बतलाया था कि वह सीलोन से आई है। तमिल के साथ साथ मलयालम पर भी अच्छा अधिकार रखती है। कहती है यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में अनुसंधान कर रही है। प्रायः खाने को कुछ दिनों से यहाँ आ रही है। समुद्र के किनारे रहती है इसलिए अधिक नमकीन है। तब से नायर को वह प्रायः दिख जाती है। वह खाने की मेज पर अकेला होता है तो वह अपनी सीट से उठकर सामने बैठ जाती है और उसकी आकृति की ओर पता नहीं क्या देखती रहती है। कोई तब बतलाता है कि वह केसों की स्टडी किया करती है और उसके लिए नायर भी एक केस है। एक दिन वह लेटा था। कुमारन भागता भागता आया, उसे झचकोरते हुए बोला, आज उसने एवरेस्ट जीत लिया है। वह मिस मरियन को कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल तक चढ़ा लाया है। अब वह उसे हर छुट्टी के दिन यत्र तत्र घुमाता रहेगा। नायर को तब आश्चर्य नहीं हुआ था, क्योंकि परसों ही चेरियन कहता था कि वह लॉ बोहिम के आगे एक लंबी कार से उतर रही थी। जोतवानी ने भी उसकी बात से सहमति प्रकट की थी और कहा था कि रिज रोड के अंधियारे में रात को कई बार किसी अफ्रीकन लड़के के साथ उसने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है। तब वह सहमी सी ऐसी लगती थी जैसे काली चट्टान की बगल में कोई छिपकली हो। पिछले महीने कुमारन छुट्टियों में अपने घर त्रिवेंद्रम गया तो उसके कमरे की चाबी उसने ले ली थी। पड़ोस के लोग कहते हैं 1 महीने तक, जब तक कुमारन नहीं लौटा, कमरे के आगे स्कूटर कारों की कतार लगी रही। आधी रात तक कहकहों के बीच पश्चिमी संगीत का स्वर गूंजता रहता था। लोग कहते हैं वह बहुत अच्छा गाती है। उसका गीत सुनने के लिए बड़े बड़े लोग लालायित रहते हैं। अगर वह फिल्मों में जाती तो लाखों कमा लेती। इसके विपरीत कुछ लोगों का विचार कुछ और है। ओणम के दिनों में वह अपराधियों के केसों के अध्ययन के लिए जालंधर अंबाला गई और 8-10 दिन तक वहां रही थी। कुमारन को भी ऑफिस से तब बीमारी की छुट्टी लेनी पड़ी थी। कुमारन कहता था वे एक ही बिस्तरा लेकर गए थे। वीजा की डेट अब बढ़ नहीं सकती? नायर तनिक सोचते हुए पूछता है। यह समस्या हल हो जाती। हल क्यों नहीं हो सकती? यदि मैं किसी इंडियन नेशनल से शादी कर लूं, तभी तो कह रही हूं, केवल औपचारिकता के लिए ही। यहां और कितना रुकना चाहती हो? अधिक से अधिक 1 वर्ष, फिर घर लौट जाऊंगी। नायर घड़ी की ओर देखता है, क्षण भर चुप रहता है। अच्छा, शाम को सोचकर बताऊंगा, उससे छुटकारा पाने के लिए कहता है। वस्तुतः शाम तक भी कुछ सोच नहीं पाता।
उसका मस्तिष्क वैसा ही भारी है। वह जानता है वह निश्चित आ धमकेगी और सचमुच होता भी ऐसा ही है। वह होटल से खाकर लौट रहा था कि वह टकरा जाती है। अंधियारे मोड़ पर उसका हाथ थामती हुई कहती है, तुम सच पत्थर के आदमी हो। वह पत्थर का आदमी है या नहीं, नायर की ओर से कोई उत्तर नहीं होता। दोनों साथ साथ कमरे में आते हैं। मुझे तुमसे कुछ अंतरंग बातें करनी है, कहो तो दरवाजा बंद कर दें। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह कुंडा भीतर से बंद कर देती है। बहुत देर तक इधर उधर की बातें करती रहती है, फिर कुछ गंभीरता से कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। नायर का मन शंका से कांप उठता है। उसकी मंगनी एर्नाकुलम के किसी बिजनेसमैन की लड़की से हो चुकी है। उसे अब केवल घर जाने के लिए छुट्टी की प्रतीक्षा है, जो मिलती नहीं। कंपनी नई नई है, किसी भी स्थिति में उसे छोड़ने को तैयार नहीं। तुम्हें सचमुच क्या चाहिए? वह परेशानी से पूछता है। मरियम मुस्कुराती हुई कुर्सी की पाटी पर बैठ जाती है। हंसी छोड़ो, कल हाई कमीशन जाना होगा। कुछ और भी कामों में मदद कर दोगे ना? मेरी पढ़ाई का सिलसिला जम जाएगा। सीलोन जाकर शायद मुझे अच्छा सा काम मिल सके। नायर चुप रहता है। मरियम भी चुप रहती है। उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिरा है, जिसे वह ऊपर उठाने की आवश्यकता अनुभव नहीं करती। कभी कभी मुझे लगता है, मरियम सन्नाटा तोड़ती हुई कहती है, ये शादी विवाह, ये सारे बंधन व्यर्थ नहीं? क्या पुरुष और नारी के बीच अन्य किसी बनावटी रिश्ते की भी आवश्यकता है? नायर वैसा ही मौन अबोध बच्चे की तरह देखता रहता है। क्या यह सच नहीं कि तुम पुरुष हो और सेक्स भी एक भूख है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? नायर झुंझलाकर पूछता है। मैं कुछ नहीं चाहती। कुछ देर तुमसे बातें करूंगी, तुम्हारे पास बैठूंगी और आवश्यकता अनुभव हुई तो। नायर की समझ में नहीं आता कि इस सामने बैठी पागल लड़की से क्या कहे। वह उठकर बालकनी पर खड़ा हो जाता है, बाहर की ओर असमंजस से ताकता रहता है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है, आवाज देता है। नायर के सारे शरीर में पसीना छलक आता है। वह बचाव का कोई रास्ता टटोले, इससे पूर्व मरियम स्वयं उठकर दरवाजा खोल देती है। मुस्कुराती हुई कहती है, आइए। नायर के पांव तले फर्श खिसक जाता है। ये लोग उसी के प्रदेश के रहने वाले हैं। कल सुबह होने से पहले पहले यह खबर दिल्ली के सारे केरलीय समुदाय में फैल जाएगी कि उसके कमरे में आधी रात के समय मरियम थी। भीतर से कुंडा बंद था। ये मुझसे अपनी रिसर्च के विषय में कुछ पूछने आई हैं। वह इन शब्दों के साथ सफाई पेश करे, इससे पहले मरियम कह उठती है, रिसर्च विसर्च तो चलती रहती है जी। मैं असल में इनसे शादी करने जा रही हूँ। बातें तय हो जाएंगी और कल कोर्ट में सब दोनों को कांग्रेचुलेशन देते हैं। नायर की पीठ थपथपाते हैं और जोर जोर से हाथ मिलाते हुए पार्टी देने का आश्वासन भी ले लेते हैं। नायर को कुछ कहते नहीं बनता, परंतु दूसरी ओर मरियम खिलखिलाती हंसती रहती है। वह उन लोगों से बैठने का आग्रह जानबूझकर नहीं करता। वे भी जल्दी में हैं। कल केरल क्लब की मीटिंग है। प्रेसिडेंट थॉमस बने या पिल्लई, इस पर विवाद है। इसलिए वे लोग इस रात के समय भी गली गली घर घर घूम रहे हैं, ताकि उनका अपना उम्मीदवार हर हालत में जीत सके। नायर उन्हें बाहर ले जाकर स्थिति समझाता है। उनके साथ साथ कुछ घरों की परिक्रमा भी कराता है। अंत में अपनी ओर से किसी सीमा तक संतुष्ट होकर लौटता है। देखता है दरवाजा वैसे ही अब भी खुला है, रोशनी वैसे ही जल रही है। उसकी चारपाई पर मरियम पसर गई है। उसके पर्स के पास एक अधलिखा पत्र है, जिसे वह अन्य किसी पुरुष मित्र को सीलोन भेज रही है। नायर देर तक दुविधा में खड़ा रहता है, फिर कुर्सी पर बैठ जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि वह कहाँ सोए। एक ही कमरा है, एक ही चारपाई, एक ही मेज और एक ही कुर्सी। इस एक ही की स्थिति में वह पिछले 9 साल से किसी तरह गुजारा कर रहा है। मेज कुर्सी खिसकाकर
फर्श पर ही सोने के लिए 2 हाथ जगह बनाता है वह। अटैची से 2 चादरें निकालता है। बिछाने के लिए वह उनकी तहें खोल ही रहा था कि मरियम जाग पड़ती है। यह क्या कर रहे हो? आंखें मलती हुई देखती है। नई चादरें कल निकालना, फॉर्म पर दस्तखत करने के बाद। आज ऐसे ही सो जाओ। लाइट ऑफ करो। नायर वैसा ही चुप, चादरें वैसी ही अधखुली। क्यों, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ये चादरें लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बिछा रहा हूं अपने लिए। क्या इतनी बड़ी चारपाई पर तुम नहीं समा सकते? वह झुंझलाकर देखती है। तो फिर तुम कहां सोओगी? वह हंस पड़ती है। तो अब समझी तुम्हारी परेशानी। अरे बाबा, तुम सो जाओ, हम अपने घोंसले में चले जाएंगे, बस। वह अंगड़ाई लेती बिखरे वस्त्रों को संभालती उठ खड़ी होती है। मैं तो हंसी कर रही थी। स्त्री को देखकर तुम्हें इतना भय क्यों लगता है? आखिर तुम पुरुष हो ना? वह बिखरे बाल की तरह खुली चादरें समेटकर मेज पर रख देती है और कल आने का वादा करके चली जाती है। दूसरे दिन नायर प्रातः से ही इस परेशानी में है कि यदि वह आ गई तो कैसे कोर्ट में चलने के लिए हाँ करेगा और कैसे ना। किंतु 9 बजे तक वह नहीं आती तो उसे कुछ राहत मिलती है। वह झटपट ऑफिस के लिए खिसक पड़ता है। शाम को वह बहुत देर से लौटता है। उसे यह जानकर संतोष मिलता है कि कोई भी उसे पूछने के लिए नहीं आई। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। उसे आश्चर्य होता है कि वह क्यों नहीं आई। यद्यपि उसका ना आना बहुत अच्छा सा लग रहा था, फिर भी कुछ उत्सुकता तो थी ही। एक दिन वह ऑफिस से आकर गीले कपड़े उतार ही रहा था कि पानी में भीगी वह आ खड़ी होती है। मैं आ सकती हूँ? अतिरिक्त औपचारिकता से कहती है। नायर के पांव पर सिकुड़ी अधकुली पैंट वैसी ही रह जाती है। मेरा काम हो गया था। वह गीले कपड़ों समेत वैसी ही कुर्सी पर बैठ जाती है। नायर गीली पैंट को ऊपर उठाकर बकलस फिर कसने लगता है। मैं तुम्ही को ले जाने का प्रयास कर रही थी, फिर सोचा तुम्हारा बहुत संकोची स्वभाव है। तो फिर किससे? मिस्टर रामचंद्रन से। मरियन कहती है। वह स्वयं ही तैयार हो गया। पर जानते हो उसने क्या शर्त रखी? नायर उत्सुकता से देखता है। वह होठों ही होठों में बुदबुदाती है, मुस्कुराती है और फिर मुंह निचोड़ती हुई कहती है, जानवर है जानवर। जानवर की भी क्या कोई शर्त हुआ करती है? खैर छोड़ो भी। रामचंद्रन यहीं पास ही लोधी कॉलोनी में रहता है। बैचलर है, 50 से ऊपर की अवस्था। एक कमरा किसी से किराए पर लिया है। एक सेकेंड हैंड स्कूटर है। कुल मिलाकर अच्छा आदमी नहीं समझा जाता। बैचलर के सारे गुण उसमें हैं। मरियम ने उससे शादी की, यह उसे अच्छा नहीं लगा। रहती कहाँ हो अब? पूछता है वह। उसी के पास। रिसर्च का काम चल रहा है? कुछ कुछ। ऐसी भी क्या बात है? मिस्टर रामचंद्रन का भी तो बदले में बहुत सा काम करना पड़ता है। मरियम कहती है, उसके स्कूटर का चालान हो तो मुझे जाना पड़ता है। ट्रांसफर रुकवाना मेरा काम है। अब वह कहता है उसकी तरक्की भी मुझ पर ही आधारित है। अपना और अपने दोस्तों का सारा काम समेटकर शाम को मेरे सामने रख देता है। हर जगह मुझे साथ ले जाता है अपना रौब दिखलाने के लिए और लोगों से व्यर्थ में परिचय कराता रहता है कि मैं उसकी पत्नी हूं, साइकोलॉजी में रिसर्च कर रही हूं। वह कुछ रुक कर कहती है, इसीलिए तो हजरत से कहती थी कि कुछ मदद करो, इस एक्सप्लॉयटेशन से तो बचती। नायर प्रत्युत्तर में कुछ कह नहीं पाता। कुछ देर सन्नाटा रहता है। यह तो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा वच्छा क्या है, छोड़ो भी। वह उठ खड़ी होती है। अच्छा बुरा पाप पुण्य का भी क्या कोई पैमाना है? उठो, तुम्हें घुमा लाऊं। कहाँ? मैंने अभी बतलाया नहीं कि 2 टिकटें खरीदी हैं पिक्चर की। जिसके लिए खरीदी थी वह किसी कारण आ नहीं पाया। सोचती हूं अब तुमको ही ले चलूं। अच्छा तो यह बात है, सहज ही हंसता हुआ नायर कहता है। हाँ तो वह है कौन? मरियम शरारत से मुस्कुराती है। वह एक आदमी है, आदमियों की तरह रहता और जीता है। उसे स्त्रियां अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं भी अच्छी लगती हूँ।
स्त्री उसी पुरुष को पसंद करती है जो स्त्री को पसंद करता है, समझे? जोर से हंस पड़ता है नायर। तो तुम इस सब्जेक्ट पर भी रिसर्च कर रही हो? बाहर अभी तक वर्षा की बौछारें हैं। नायर की समझ में नहीं आता कि वह जाए या नहीं। वह वैसा ही बैठा रहता है। उसे बैठा देख वह स्वयं भी चारपाई की पाटी पर बैठ जाती है और सामने किसी घर की निचली छत पर टकराती बूंदों को देखती रहती है। तुम्हारी होने वाली मैरिज का क्या हुआ? मरियन पूछती है। छुट्टी कहाँ मिली? तो क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हारी शादी होगी तो तुम कैसे क्या करोगे? मरियन मुस्कुराती हुई देखती रहती है। लाओ तुम्हारा हाथ देखूं। वह उसका हाथ थामती है, सहलाती हुई पूछती है, तुम कभी बीमार पड़े? ना। झूठ। तुम्हें कभी आकस्मिक धन लाभ हुआ? ना। यह भी झूठ। वह बड़े ध्यान से देखती है। तुम्हारे बचपन में बहुत से अफेयर्स चले। वह हंस पड़ता है, हाथ छुड़ाने लगता है, पर वह छोड़ती नहीं। तुम्हारी मंगनी जिस लड़की से हुई उसका बाप बिजनेसमैन है। वह लड़की काली कलूटी है, आंखें कम देखती हैं, झुक झुक कर चलती है, इतनी मोटी है कि दोनों अट्ठहास कर हंस पड़ते हैं। वह जबरदस्ती उसे पिक्चर ले जाती है। बहुत दिनों तक इसके बाद वह दिखती नहीं। यद्यपि किसी कार्य विशेष से फिर मिलने के लिए आने को कह जाती है। तब एक बार वह होटल में दिखलाई देती है। उसके साथ कोई और व्यक्ति है। नायर जानबूझकर उसके सामने से होकर गुजरता है, पर मरियन देखकर भी अनदेखा कर देती है। नायर को लड़ झगड़कर किसी तरह छुट्टी मिल जाती है, इस विश्वास के साथ कि वह 15 दिन के भीतर अवश्य लौट आएगा। उसे 6 तारीख को रवाना होना है, इसलिए वह जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी में जुट जाता है। रात आधी से अधिक बीत गई है। वह सामान समेटने में लगा है। कल उसे समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए वह बहुत सारा काम आज ही समाप्त कर डालना चाहता है। तभी हौले हौले कुंडा खटकता है। वह लपक कर दरवाजा खोलता है। देखता है सामने मरियन खड़ी है, बेहद प्रसन्न। उसके एक हाथ में अटैची और दूसरे में होल्डाल थमा है। स्वाभाविक ढंग से भीतर प्रवेश कर वह किवाड़ बंद कर देती है। इस तरह इस आधी रात में सामान सहित देख नायर को विस्मय होता है। आज बेवक्त कैसे? रामचंद्रन से झगड़ा हो गया। कैसे? ऐसे ही। मुझे छोड़ता ना था, अतः मैंने ही झगड़ा शुरू किया। तो क्या सचमुच छोड़ दिया? छोड़ता कैसे नहीं? मरियन तनिक आवेश में कहती है। तलाक मंजूर हुए 15 दिन हो गए। एक एक दिन करके इतना अरसा हो गया। अब कहता था कम से कम कुछ समय तो और रुको। तो तुमने क्या कहा? कहा क्या? बस मुझे उसके साथ नहीं रुकना है। क्यों? क्यों क्या? मैं बिस्तरा जो ले आई हूं, आज से तुम्हारे साथ रहा करूंगी। नायर कुछ परेशान सा नजर आता है। तो यहां कैसे रहोगी? मैं कल घर जा रहा हूं। 17 को मेरी मैरिज है। तो मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूंगी। मेरी भी तो मैरिज है। वह हंस पड़ती है। मरियन खिसक कर उसके समीप बैठ जाती है, जबरदस्ती उसे अपनी ओर धकेलती है। मैं आज बेहद खुश हूं। उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरती है, आंखों में आंखें डाले देखती है। बतलाओ कहां से मुंह जूठा करूं? नायर हक्का बक्का रह जाता है। अरे तुम तो घबरा रहे हो। वह बच्चों की सी निरीहता से कहती है। तुम्हारी शादी होने जा रही है और तुम खुश नहीं। नायर अपने को मुक्त करता है। हाँ, तुम्हारी रिसर्च का क्या हुआ? पूरी हो गई। अब मैं सीलोन जा रही हूं। वह अपने पर्स में से एक पत्र निकालती है और उसकी ओर बढ़ाती है। इतना लंबा अंतराल, 4 साल का अरसा कुछ कम तो नहीं। मुझे केलानिया यूनिवर्सिटी में लेक्चररशिप मिल गई है। तुम्हें भी अब अच्छा जॉब मिल जाएगा। तुम्हारी अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जिस दिन यहां पहुंचोगी हम उसी दिन शादी कर लेंगे। वह पत्र को सहलाकर बड़े जतन से बंद करती है। तुम भी कल जा रहे हो ना? वह मुस्कुराती हुई पूछती है। तो दोनों साथ साथ चलेंगे। मैं रामेश्वरम से स्टीमर ले लूंगी।
उसकी आंखें हंसने लगती हैं, चेहरा काले गुलाब की तरह खिल जाता है। अपने हृदय की असीम प्रसन्नता वह अपने भीतर समेट नहीं पाती। नायर घड़ी की ओर देखता है। 1 बजने को हैं, सब सो गए हैं। वह सामान हटाकर सोने की व्यवस्था करता है। मरियम के लिए अलग बिछाने लगता है तो वह झिड़क देती है। क्या सचमुच पागल हो गए हो? कितनी खुशी का दिन है, आज भी क्या? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।